अध्याय नंबर 10, द थर्ड रूल, एक्वायर इंग्लिश बाय लिसनिंग नॉट बाय रीडिंग। इंग्लिश सीखने के लिए मेरा तीसरा नियम बहुत सिंपल मगर बहुत शक्तिशाली है। मैं तो कहता हूँ कि नियम नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बचपन में हम सभी ने इसी नेचुरल नियम का पालन करके अपनी मातृभाषा सीखी है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इस नियम को इग्नोर करके दरकिनार कर दिया है। थर्ड सीक्रेट रूल ये है, एक्वायर इंग्लिश बाय लिसनिंग नॉट बाय रीडिंग। लर्न विथ योर ईयर्स नॉट विथ योर आईज। यानी कि इंग्लिश अपने कानों से सीखे, अपनी आंखों से नहीं। ये भाषा सीखने का नेचुरल तत्व है। अगर आप उत्कृष्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सुननी होगी। लिसनिंग, लिसनिंग एंड लिसनिंग फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की कुंजी है। यदि आप लिसनिंग करते हैं तो आप नए वर्ड सीखते हैं, आप ग्रामर सीखते हैं, आप इंग्लिश बोलने में तेज़ हो जाएंगे और आप जल्दी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके समझ जाएंगे कि लोग आपसे क्या कह रहे हैं। आप ये सब करोगे तो स्वाभाविक रूप से और आनंददायक तरीके से इंग्लिश को अवगत करोगे। आप एग्जैक्टली उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जिस प्रोसेस से शिशु और छोटे बच्चे किसी भी भाषा को आराम से सीखते हैं और अवगत करते हैं। भाषा शास्त्र के रिसर्च में लगातार पाया गया है कि भाषा सीखने की काबिलियत में सुधार हो, इसके लिए लिसनिंग सबसे बड़ा फैक्टर है, विशेष रूप से अगर आप अर्ली स्टेज या बिगिनर लेवल में हैं। न्यूजीलैंड के विक्टोरिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर पॉल सुल्जबर्गर एक लैंग्वेज रिसर्चर है, जिन्होंने इस विषय में 2009 में एक अध्ययन किया था। डॉक्टर सुल्जबर्गर ने अपने रिसर्च में पाया कि हमारे ब्रेन में 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। हर एक न्यूरॉन कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर और सेव कर सकता है। जब आप कोई नई भाषा सीखने और समझने के लिए लिसनिंग या रीडिंग करते हैं तो इन न्यूरल टिश्यूज में अपने आप एक दूसरे के साथ सिंपल ऑटोमेटिक स्ट्रांग न्यूरल कनेक्शन बन जाता है और स्पेस्ड रिपीटेशन से ये कनेक्शन मजबूत हो जाता है। इन न्यूरॉन में जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है वो अगर स्ट्रांग भावनिक अनुभूति के साथ, जैसे कि बहुत प्यार, डर, तिरस्कार या किसी अन्य स्ट्रांग इमोशंस के साथ अगर सेव होने लगे तो उस इंफॉर्मेशन को इंसानी दिमाग में मरते दम तक स्टोर किया जा सकता है, जिसे हम याददाश्त कहते हैं। इसी स्ट्रांग न्यूरल कनेक्शन की वजह से हमारा किसी भी भाषा को करेक्ट ग्रामर पैटर्न के साथ और कौन सा वर्ड कौन से वर्ड के साथ नेचुरली सही जाएगा और वो करेक्ट साउंड होगा, इसका सेंस डेवलप होने लगता है। हमने हमारी पहली भाषा यानी मातृभाषा इसी स्ट्रांग न्यूरल कनेक्शन की वजह से अवगत की है। शिशुओं और बच्चों की भाषा सीखने और अवगत करने की प्रोसेस को हम पहले अध्याय में देख चुके हैं। बच्चे सुनकर सीखते हैं, वो ग्रामर के रूल्स का अध्ययन नहीं करते, वो टेक्स्ट बुक का उपयोग नहीं करते, वो कोई परीक्षा नहीं देते, फिर भी छोटे बच्चे सही ग्रामर रूल्स के साथ भाषा बोलने में महारत हासिल कर लेते हैं। वास्तव में भाषा विशेषज्ञों का ये कहना है कि इंग्लिश सीखने के लिए आपका 80% टाइम सिर्फ लिसनिंग में व्यतीत होना चाहिए, भले ही आप एक बिगिनर क्यों ना हो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश लिसनिंग पर जोर नहीं दिया जाता। इसीलिए आपने स्कूल में इंग्लिश पढ़ी तो है, मगर अधिकतर अपने आंखों से सीखी है, कानों से नहीं। मैंने भारत के कई अलग अलग इंग्लिश क्लासेस देखे हैं और वो सभी एक जैसे हैं। इंग्लिश टीचर चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हों, प्राइवेट स्कूल के हों, कॉलेजेस या विश्वविद्यालय के हों, वो हर क्लास में टेक्स्ट बुक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन क्लास में छोटी छोटी इंग्लिश कम्युनिकेशन एक्टिविटी ज़रूर होती है, लेकिन पूरी क्लास के स्टूडेंट को एक टेक्स्ट बुक द्वारा डिज़ाइन किए गए फेक लर्निंग एक्सपीरियंस से कंट्रोल किया जाता है। यदि आपका गोल किसी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश की डिग्री प्राप्त करना है तो ये अध्ययन करने का शानदार तरीका है। लेकिन अगर आप वास्तविक जीवन में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस प्रकार के पारंपरिक तरीके से आपको फ्लुएंट इंग्लिश कभी नहीं आएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि भले ही आप कई वर्षों तक पढ़ाई करें, लेकिन आप में सिर्फ बेमतलब भाषा का विश्लेषण करके इंग्लिश सीखी है। कभी अपनी इंग्लिश बोलने की एबिलिटी के बारे में सोचना, आपको समझ में आएगा कि आपने सिर्फ इंग्लिश भाषा के बारे में विश्लेषण करना और इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखा है। आप ग्रामर के बहुत सारे नियमों और उनके अपवादों के बारे में सब कुछ जानते हो। आपको जितना ग्रामर का नॉलेज है उतना नॉलेज शायद ही किसी अमेरिकन, कैनेडियन या ब्रिटिशर को होगा, मगर ये नॉलेज भाषा बोलने के लिए बेकार साबित होता है, क्योंकि कोई भी अमेरिकन, कैनेडियन, ब्रिटिशर इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर रूल्स का कभी अध्ययन नहीं करते। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इज डिफरेंट।
छोटे बच्चों की तरह आपने लिसनिंग लिसनिंग और लिसनिंग से ही इंग्लिश बोलना सीखना है। और यदि आप एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह तेजी से ऑटोमेटिकली और नेचुरली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको यही करना होगा। इंग्लिश भाषा सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लिसनिंग है, जिसे मेरे गुरु डॉक्टर स्टीफन क्रैशन कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहते हैं। इनपुट का मतलब है कि आप आपके ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए क्या फीड कर रहे हो। दूसरे शब्दों में कहें तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट यानी कि समझने लायक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है, जिसे ब्रेन आसानी से प्रोसेस कर लेता है और स्पीच प्रोडक्शन हो जाता है। आपके दिमाग को इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट दो तरीके से मिल सकता है, लिसनिंग और रीडिंग से। सिंपल प्लेजर रीडिंग यानी कि आनंददायक इंग्लिश मटेरियल पढ़ना जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से है, तो वो बहुत उपयोगी और लाभदायक होता है। अगर आप जो पढ़ रहे हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर का होगा तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और आपको ज़्यादा कुछ समझ में ना आने की वजह से उस इंफॉर्मेशन को आपका ब्रेन प्लेन ब्लैक एंड वाइट और लिस्ट इंफॉर्मेशन समझकर छोड़ देगा। और ऐसे में आपको सिर्फ ये लगता है कि आपने इंग्लिश सीखने के लिए बहुत स्टडी की है, मगर वास्तविकता में आपकी इंग्लिश बोलने की एबिलिटी में कोई भी इजाफा नहीं हुआ होता है। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए दूसरा कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इंग्लिश पढ़ने से भी ज़्यादा शक्तिशाली है और वो लिसनिंग है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इंग्लिश सीखने के पारंपरिक तरीके जैसे कि ग्रामर स्टडी, ड्रिल्स, एक्सरसाइज, ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना, इन सब से कहीं अधिक प्रभावी है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि हमारी सुनने की एबिलिटी से हमारी बोलने की एबिलिटी बढ़ती है। हमारा बोलना हमारे सुनने पर निर्भर होता है। शिशुओं और बच्चों के लैंग्वेज लर्निंग के बारे में फिर से सोचें। उनका भाषा सुनना भाषा बोलने का पहला कदम होता है। कोई भी बच्चा पहले बोलना सीखता है और फिर बाद में भाषा को सुनकर समझना सीखता है? ऐसा नहीं होता। ये नेचर के खिलाफ है। वो डायरेक्टली बोलना शुरू नहीं करते। वो लंबे समय तक सुनते हैं, जब तक कि उन्हें क्या कहा जा रहा है ये समझ में ना आए। तब तक वो सिर्फ अपनी मातृभाषा सुनते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं और समय के साथ महारत हासिल करते हैं। भाषा को सुनने का ये साइलेंट पीरियड किसी भी भाषा को नेचुरली सीखने का और अवगत करने का पहला बेसिक फंडामेंटल तत्व है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुदरती तौर पर देखा जाए तो आपका बोलना आपकी सुनने की क्षमता से उत्पन्न होता है। आपका बोलना कोई ऐसा कौशल नहीं है जो सचेत रूप से अभ्यास करके आपको सिखाया जाए, बल्कि आप पर्याप्त समय तक लिसनिंग करते हो और इन्फॉर्मेशन के टुकड़ों को या शब्द फूलों को एक सही समझने वाली शब्दमाला में बुनते हो, तो आपका नेचुरली अंदर से बोलना शुरू हो जाता है। ये एक साइंस, मैजिक या फिर आर्ट है जो आपके दिमाग में होगा। याद रखो, आपकी सुनने की क्षमता से ही आपकी बोलने की क्षमता बढ़ती है। एक लैंग्वेज रिसर्चर जेम्स क्रॉफर्ड ने कहा है कि स्पीच इज अ रिजल्ट ऑफ लिसनिंग। उनका कहना है कि इंग्लिश सीखना एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है और जब ये प्रोसेस हो रही होती है तो हमें अक्सर पता नहीं चलता कि ये प्रोसेस हो रही है। जैसे किसी फल का बीज ज़मीन में हो तो उस बीज को बढ़ने और ज़मीन से बाहर आकर बड़ा होने के लिए पानी और सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। वैसे ही बोलने का बीज है। बोलने की क्षमता हमारे दिमाग में मौजूद होती है और इस बीज को बढ़ने और ज़मीन से बाहर आकर बड़े होने के लिए लिसनिंग के पानी और अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग की रोशनी की आवश्यकता होती है। बच्चे बोलने से पहले सुनने में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। उनकी सुनने की क्षमता हमेशा उनकी बोलने की क्षमता से अधिक होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बच्चे हमेशा बोलने की तुलना में अधिक समझते हैं। जैसे ही आप ई-स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम को ज्वाइन करोगे तो आपको यही अनुभव होगा। आपकी लिसनिंग की एबिलिटी स्वाभाविक रूप से आपकी स्पीकिंग की एबिलिटी से अधिक तेज़ी से बढ़ेगी। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स हमेशा सुनने से पहले बोलने के बारे में चिंता करते हैं, जो कुदरत के खिलाफ है। और याद रखो, कुदरत के खिलाफ जाकर आप कोई जंग नहीं जीत सकते। लिसनिंग की एबिलिटी आपके स्पीकिंग की एबिलिटी को ऊपर खींचती है। लिसनिंग एक गुब्बारे की तरह है जिसे बोलने के धागे से बांधा गया है ताकि उसकी हवा ना निकले। जैसे जैसे वो लिसनिंग का गुब्बारा ऊपर जाएगा, वैसे वैसे वो बोलने का धागा भी ऊपर जाएगा और आपकी इंग्लिश समझने और बोलने की क्षमता को अपने साथ खींचता हुआ ऊपर तक ले जाएगा। वो लिसनिंग का गुब्बारा और वो स्पीकिंग का धागा एक साथ ऊपर जाएंगे, लेकिन लिसनिंग के गुब्बारे की हाइट
हमेशा बोलने के धागे से ज़्यादा रहेगी। मोटा मोटी कहा जाए तो आपकी लिसनिंग की लेवल हमेशा स्पीकिंग की लेवल से ज़्यादा होनी चाहिए। लर्न इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। देखो, अर्ली स्टेज में लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग आपके स्पीकिंग का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल आधार है। जैसे जैसे आपकी सुनने की क्षमता में सुधार होगा, आपकी बोलने की क्षमता में भी सुधार होगा। बहुत से इंग्लिश लर्नर्स का ध्यान केवल स्पीकिंग पर होता है और वो लिसनिंग को इग्नोर करते हैं। देखो, अगर आप सामने वाले व्यक्ति को समझ ही नहीं पाए तो बोलने का क्या कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं। लिसनिंग का अर्थ मुख्य रूप से सिंपल, इजी और अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश मटेरियल को सुनना है, और उस मटेरियल को एक बार नहीं बल्कि बार बार सुनना है। जैसे ही आप लिसनिंग पर फोकस करते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, और इस शांति से आपके ब्रेन को बोले गए शब्दों और वाक्यों के अर्थों को समझने की ताकत मिलती है। आपका दिमाग अपने आप काम करने लगता है, और फिर जब आप बोलते हैं तो आपके वर्ड्स और सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली रिदम से बाहर आने लगते हैं। आपको ज़्यादा स्ट्रगल और विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं होती। आप नियमों के बारे में नहीं सोचते, आप गलतियों की चिंता नहीं करते, और आप बिल्कुल भी ट्रांसलेशन के बारे में नहीं सोचते। बस इंग्लिश वर्ड्स सही ऑर्डर में सहजता से आपके मुंह से बाहर निकलने लगते हैं। मेरे सारे स्टूडेंट्स ने इसी तरह से इंग्लिश सीखी है। बेशक इसमें आपको पहले थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप सिंपल, इजी और अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश सुनोगे जो आपकी समझने की लेवल से मैच होती हो, तो ऐसा इंग्लिश मटेरियल या कंटेंट सुनने से आपका करेक्टनेस, कॉन्फिडेंस और इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ेगी। व्हाट शुड यू लिसन टू? देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको बहुत ही सिंपल इंग्लिश सुननी है, जो आपके लिए आसान हो। सिंपल इंग्लिश का मतलब यह है कि आपको जो कहा जा रहा है उसका 95% या उससे अधिक आपको बड़ी जल्दी समझ में आना चाहिए, बिना किसी डिक्शनरी या गूगल ट्रांसलेटर के। और ये काफ़ी क्विकली, ऑटोमेटिकली और इंस्टेंटली होना चाहिए। देखो, किसी की अंडरस्टैंडिंग लेवल को मेजर करने का कोई यूनिट या मापदंड नहीं है जिससे आपकी समझ की लेवल को चेक किया जा सके। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है और कौन से लेवल की है, ये बाहर से कोई दूसरा इंसान आपको नहीं बता सकता। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी स्वाभाविक अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर की, यानी कि हार्ड लेवल की इंग्लिश मटेरियल को सुनते हैं, ये सोचकर कि इससे उनकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगी, और वो इंग्लिश मूवी, सॉन्ग्स और न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं और सुनकर इंग्लिश सीखने का प्रयत्न करते हैं। ये नेचर के खिलाफ है। देखो, अगर आप कोई बहुत कठिन लेवल के इंग्लिश मटेरियल को सुनते हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बड़े जल्दी निराश हो जाएंगे। आसान इंग्लिश मटेरियल सुनने से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। आप जो सुन रहे हैं उसे अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो यकीन मानो आप कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। कुछ अंडरस्टैंड ना होने का मतलब है कोई इम्प्रूवमेंट का ना होना। सिंपल, इजी, अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश मटेरियल सुनना हमेशा हार्ड इंग्लिश मटेरियल से बेहतर होता है। जैसे जैसे समझ आएगा वैसे वैसे आप हार्ड लेवल की इंग्लिश के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन सिंपल इंग्लिश के साथ अपना क्वालिटी टाइम बिताएं, अपना समय लें और ढेर सारी सिंपल इंग्लिश सुने। यदि आप सिंपल इंग्लिश लिसनिंग की शुरुआत अभी करना चाहते हैं तो बच्चों के कार्टून इंग्लिश लैंग्वेज में देखने या बच्चों के स्टोरीज या ऑडियो बुक्स को सुनने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चों के लिए बनाई गई बुक्स या कार्टून्स की इंग्लिश बहुत सिंपल और आसान होती है। जैसे आप अभी इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं, वैसे ही बच्चों के लिए बहुत सारे स्टोरी ऑडियो बुक्स होते हैं। आप उनको ऑनलाइन खरीद सकते हैं और उन ऑडियो बुक के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। इंग्लिश लिसनिंग के लिए मूवीज़ बढ़िया स्रोत है। इंग्लिश फिल्में देखें, सुने और सबटाइटल के साथ पढ़ें। हालांकि मैं आमतौर पर स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड नहीं करता, लेकिन इससे आपको मदद मिलेगी। बस एक बात याद रखें, लिसनिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो एन्जॉयमेंट को थोड़ा साइड में रखकर सिर्फ लिसनिंग पर फोकस करें। मेरे तीसरे नियम की वजह से मेरा कोर्स वीडियोस नहीं बल्कि ऑडियोज़ पर आधारित है। ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम एक लिसन फर्स्ट मेथड है, जहां आप इंग्लिश कानों से सीखते हैं, ना कि आँखों से। वैसे मेरे ऑडियो लेसन्स में मैंने क्या कहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझ में आए, इसके लिए मैंने हर ऑडियो का टेक्स्ट वर्जन कोर्स के वर्कबुक में दिया है, जिससे आपको लेसन्स समझने में मदद मिलेगी। लेकिन याद रखें, अपना ज़्यादातर टाइम और एनर्जी ऑडियो के साथ सीखने पर केंद्रित हो। फॉर मोर फ्री लिसनिंग, अगर आप इंग्लिश लिसनिंग मटेरियल खोज रहे हैं तो आपको मेरे ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम को
यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं स्पोकन इंग्लिश में महारत हासिल करने के लिए एक टॉक शो करता हूँ। ये शो आसानी से इंग्लिश सुनकर सीखने का एक शानदार तरीका है। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको बहुत सारी इंग्लिश सुननी होगी जो आसान हो और जो समझने योग्य हो। मेरे यूट्यूब चैनल से आपको भरपूर इंग्लिश ऑडियो लेसन्स मिल सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश सॉन्ग्स और फन स्टोरीज़ के साथ आपको इंग्लिश सिखाने के लिए बहुत सारे लेसन्स बनाए हैं। हार्दिक्स IPL और आयरन मैन लेसन मैंने अपलोड किए हैं, जिसे देखकर आप मेरी साइंटिफिकली प्रूवन मेथड से इंग्लिश सीखना शुरू कर सकते हो। अगर आपको मेरे सैम्पल लेसन्स पसंद आते हैं तो आप मेरे आगे पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या फिर VIP स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन: क्या इंग्लिश गाने और मूवीज़ देखने से मेरी इंग्लिश में सुधार होगा? मुझे हमेशा ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। पर्सनली मैं इंग्लिश सॉन्ग्स और इंग्लिश मूवीज़ के माध्यम से इंग्लिश सीखने का सुझाव नहीं देता। मेरे पास स्टूडेंट्स कई सारे इंग्लिश गाने लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमें इस गाने के थ्रू इंग्लिश पढ़ाओ। मैं इंग्लिश का प्राध्यापक हूँ। 1 दशक से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैं एक एडवांस इंग्लिश स्पीकर हूँ। लेकिन सच कहूँ तो पहली दफ़ा जब मैं इंग्लिश रैप गाना सुनता हूँ तो सिंगर द्वारा कहे गए शब्दों को भी नहीं समझ पाता। मुझे छोड़िए, जब मैंने मेरे गुरु से इस बारे में पूछा, जो एक नेटिव अमेरिकन स्पीकर है, उन्होंने ये कहा कि म्यूज़िक हमारे बोली भाषा की कला का एक अलग रूप है जिसमें बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। यहाँ तक कि मेरे जैसा एक नेटिव अमेरिकन स्पीकर भी ये नहीं जान सकता कि सिंगर कहना क्या चाह रहा है। गानों में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन नॉर्मल नहीं होता। वर्ड्स को गाने की मेलोडी और राइमिंग में फिट करने के लिए सिंगर अक्सर वर्ड्स के नेचुरल प्रोनाउंसिएशन को बदलते रहते हैं। इसीलिए हम अमेरिकन्स को भी गाने में एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है ये ठीक से समझ में नहीं आता। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत में लोग इंग्लिश गाने सिर्फ कूल दिखने के लिए सुनते हैं। दूसरों पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए वो अपने मोबाइल की रिंगटोन रखते हैं। ज़्यादातर लोगों को उन गाने के लिरिक्स भी पता नहीं होते, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश गाने, इंग्लिश मूवीज़ सुनते हैं और देखते रहते हैं। ज़्यादातर एडवांस इंग्लिश लर्नर्स इंग्लिश सॉन्ग सुनकर और इंग्लिश मूवीज़ देखकर अपने आप को इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन इंग्लिश मूवीज़, सॉन्ग्स और न्यूज़ चैनल में बोली जाने वाली इंग्लिश का लेवल बहुत हार्ड होता है और उसमें से ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड्स कभी भी नॉर्मल बोलने में नहीं आते। इंग्लिश मूवीज़, सॉन्ग्स और न्यूज़ चैनल की इंग्लिश में फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स होते हैं और स्लैंग्स होते हैं। इसके साथ जोक्स, सार्केज़म, हाफ सेंटेंसेस, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस, प्रीवियस कॉन्वर्सेशन रेफरेंस और साथ में कल्चरल डिफरेंस भी होता है। ये सारी चीज़ें फास्ट स्पीच और डिफ़िकल्ट एक्सेंट के साथ होती है, जो सीधे सीधे सर के ऊपर से चली जाती है। इसीलिए मैं आपको इंग्लिश मूवीज़, सॉन्ग्स और न्यूज़ चैनल्स को देखना रेकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ तक कि सबटाइटल के साथ भी देखना रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप इंग्लिश मूवीज़ को सबटाइटल के साथ देखते हैं तो आपकी सिर्फ रीडिंग की एबिलिटी बढ़ेगी, स्पीकिंग की नहीं। इसीलिए सबटाइटल के साथ इंग्लिश सीखने की ये स्ट्रैटेजी इनइफेक्टिव है। इंग्लिश सीखने के लिए टेलीविज़न या फिल्मों का उपयोग लिसनिंग के लिए एक लेवल तक करना ठीक ठाक है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको बच्चों के लिए बनी मूवीज़ को मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि वो सिंपल, इंटरेस्टिंग और ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्सेज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं। मेरे कोर्सेज़ के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं।